नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपिका कपिल आप सबके साथ। दोस्तों, हरियाणा भारत के अग्रणी अनाज उत्पादकों में से एक है। हमारे राज्य की खेती उन्नत होने के साथ साथ विकसित भी होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हर वर्ष रबी और खरीफ की फसलों की बम्पर पैदावार हो रही है। दोस्तों, जितना आवश्यक अनाज का उत्पादन है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका संयोजन, प्रबंधन और भंडारण भी है। इसी दिशा में हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में अपनी उत्तरदायित्व पूरी बखूबी से निभा रहा है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम हरियाणा में खाद्य भंडारण कैसे कर रहा है और पूरे देश में खाद्य सुरक्षा की क्या क्या नीतियां अपना रहा है, इसी विषय पर हम जानकारी लेंगे अपने आज के कार्यक्रम हरियाणा में खाद्यान्न भंडारण और एफसीआई की भूमिका में। इसलिए मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के एमिनेंट गेस्ट श्री प्रदीप सिंह जी का, जो कि भारतीय खाद्य निगम हरियाणा में उप महाप्रबंधक हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य भंडार निगम की शुरुआत कब और क्यों की गई? भारतीय खाद्य निगम का गठन 1964 में किया गया था। उस समय देश के सामने अनेक चुनौतियां थी, जैसे कि देश में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था, जिसकी पूर्ति के लिए हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था। इसके अलावा किसानों को भी उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता था, जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम के द्वारा उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया गया जी। इसके अलावा देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश में गोदाम बनाए गए ताकि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण हो सके। तो इन्हीं चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया। और इसके एफसीआई के क्या क्या उद्देश्य हैं? एफसीआई के मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाए और जो कंज्यूमर हैं, जो कि खाद्यान्न का उपयोग करते हैं, उनको उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। सर, ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप अभी हमने कोविड काल में हमने देखा कि बहुत सी लोगों को मुश्किलें आई, तो ऐसे में एफसीआई ने क्या रोल प्ले किया जिससे कि लोगों तक घर घर में अनाज पहुंचा? तो इसकी भूमिका के बारे में आप जरा विस्तार से बताइए। कोविड काल हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था, जिसके लिए हमारे शासन ने, सरकार ने और हमारे देश के सभी लोगों ने बड़े संयम के साथ उसका सामना किया। भारतीय खाद्य निगम ने भी इस चुनौती को उसको अच्छी तरह फेस किया। जैसे कि पूरे देश में उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। जब लोग अपने घरों में रहते थे, हमारे कर्मचारी दिन और रात राउंड द क्लॉक खाद्यान्न ट्रकों में और रेकों में लोड कर रहे थे, और न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में दिन रात लोड कर करके भेज रहे थे। सामान्य रूप से जैसे हम लोग 9 लाख 10 लाख मीट्रिक टन प्रति माह खाद्यान्न भेजते हैं, लेकिन कोविड काल में हमने लगभग इसका 1.5 गुना खाद्यान्न भेजा। लगभग 15 लाख एमटी प्रति माह हम लोग भेजते रहे। अच्छा, ठीक है सर। सर, तो भंडारण की प्रक्रिया क्या होती है और किस किस स्तर पर एफसीआई जो है इसका भंडारण करता है? भंडारण की शुरुआत मंडी में जब खाद्यान्न लेकर किसान आते हैं, उस समय हमारे जो एमएलसी होते हैं वो खाद्यान्न को वहाँ पर तौलकर और बोरी में भरते हैं। उसके बाद हमारे जो ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो मंडी से विभिन्न गोदामों में उस खाद्यान्न को लेकर जाते हैं। ठीक है। हमारी कोशिश यही रहती है कि मंडी से उठान 24 घंटे के अंदर ही हो जाए। ठीक है सर। तो सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि अक्सर हम देखते हैं कि गेहूं और धान की कई बार जो है फसल की बम्पर पैदावार होती है, तो ऐसे में गोडाउन की स्टोरेज कैपेसिटी जो है कई बार सुनने में आता है कि कम पड़ गई है। तो ऐसे में हरियाणा में और पूरे भारत में इसकी क्या प्रेजेंट स्थिति है? इस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कवर्ड स्टोरेज उपलब्ध है। जैसे कि कुछ वर्षों पहले
कमी होने के कारण खुले में रखना पड़ता था। जी। लेकिन अब पिछले साल से भारत सरकार के निर्देश है कि खुले में खाद्यान्न भंडारित नहीं करना है। तो पिछले साल भी हम लोग इस काम में सफल रहे कि एक भी दाना हम लोगों ने खुले में भंडारित नहीं किया। जी। हरियाणा में हमारे पास कवर्ड में 93 लाख मीट्रिक टन की क्षमता है, जी। जिसमें हमारा अभी करीब 70 लाख मीट्रिक टन खाली है। तो आने वाले गेहूं की खरीद में जो लक्ष्य 85 लाख मीट्रिक टन का है, ठीक है। उसको भंडारण करने के लिए हमारे पास पर्याप्त गोदाम उपलब्ध है। ठीक है सर। सर कई बार ये भी सुनने में आता है कि ग्रेन्स जो हैं उनकी सॉइलेज हो गई है, तो ऐसे में एफसीआई क्या क्या स्टेप्स उठाती है कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो? अब क्योंकि भंडारण के लिए कवर्ड गोडाउन हमारे पास जो वैज्ञानिक तरीके के गोदाम होते हैं वो उपलब्ध है, जी। तो इसलिए खराब होने की संभावना कम है। एक संभावना यही हो सकती है कि मंडी में भंडारण के समय, खरीद के समय अगर बारिश हो जाए तो उस समय, तो इसके लिए हम लोग ठेकेदारों की व्यवस्था रखते हैं, वो 24 घंटे के अंदर मंडी से उठान करके गोदामों में ले जाएं। तो जब से ये हमने कवर्ड में भंडारण शुरू किया है तो खराब होने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा हमारे यहाँ गोदामों में गुण नियंत्रण विभाग के कर्मचारी रहते हैं जी। जो कि क्यूरेटिव और प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब जो खराब होने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो, और अगर कोई कमी कहीं, जैसे कोई कीटग्रस्त अगर खाद्यान्न हो जाता है जी। तो उसको ठीक करने के लिए भी हमारे पास फ्यूमिगेशन के लिए हम एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है। और या फिर डेल्टा और मैलाथियन का भी अगर आवश्यकता पड़े तो करते हैं। ठीक है तो सर। हमारा टारगेट यही रहता है कि कोई भी क्वालिटी कंप्लेंट ना आए और खाद्यान्न कीट ग्रस्त ना हो। ठीक है सर। सर ऐसा होता है कि सिर्फ हम पहले सुनते थे कि गेहूं और धान की ही प्रोक्योरमेंट और भंडारण किया जाता है, तो अभी क्या और फसलों का भी एफसीआई जो है वो भंडारण कर रही है? मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम गेहूं और धान का ही खरीद करता है। जी। लेकिन जैसा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया जा रहा है जी। और इसके लिए भारत में भी काफ़ी शुरुआत की गई है कि जो मिलेट्स हैं, जो बाजरा, ज्वार और रागी, इनकी खरीद को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। तो इनकी प्रोक्योरमेंट भी आगे प्लान्स हैं कि इनकी प्रोक्योरमेंट प्लान और है, भंडारण भारत किया जाए? सरकार की तरफ से भी एलोकेशन आता है कि गेहूं की एलोकेशन को डाइवर्ट करके अगर वो बाजरा में कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग रिलीज ऑर्डर देकर राज्य सरकारों के माध्यम से जो जन वितरण प्रणाली है, पीडीएस सिस्टम, उसमें भी बाजरा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है सर। आप ये बात कर रहे थे कि 2022 और 23 को यूएन ने और हमारे देश ने भी इसको मिलेट्स ऑफ द ईयर का घोषित किया गया है, तो ऐसे में एफसीआई जो है और कितने मिलेट्स को इंक्लूड करना चाहती है और लोगों तक पहुंचाना चाहती है? जैसा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके बाद से हमारे देश में गेहूं और चावल की खरीद पे ही ज़्यादा ध्यान दिया गया जी। और कालांतर में लंबे समय में उसका कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी देखने को आए थे, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो वाटर टेबल है, ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो कम होता जा रहा है। जी। और गेहूं और चावल का ज़्यादा उपयोग करने से कुछ स्वास्थ्य पे भी असर देखने ये को। असर कुछ कई जगह देखने को मिल रहा है, जैसे डायबिटीज़ का या हाइपरटेंशन का। मोटापा तो इन भी। सब चीज़ों को देखते हुए अब भारत सरकार इस चीज़ पे विचार कर रही है कि जो ये मिलेट्स हैं, जिसमें बाजरा, रागी और इनको बढ़ावा दिया जाए। हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। इसीलिए सरकार जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में प्लान्स कर रही है? हाँ, ये तो केंद्र सरकार के स्तर का है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाने के भी निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं जी। और बाकी जो नीति आएगी हम लोग उसके अनुसार भारत सरकार की जो भी नीति आएगी, भारतीय खाद्य निगम उसको लागू करेगा। सर यूक्रेन युद्ध के चलते
वैश्विक खाद्य तंत्र व्यवस्था में काफी व्यवधान आया है और काफी देशों के अनुरोध पर भारत ने बड़ी मात्रा में खाद्यान्न निर्यात किया है। तो भारतीय खाद्यान्न निगम खाद्यान्नों के निर्यात में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है? यूक्रेन युद्ध से भारत सीधे तौर पे इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन क्योंकि यूक्रेन दुनिया का गेहूं उत्पादन में एक बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए वहाँ अगर उत्पादन नहीं होता है या वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उस पर फर्क पड़ता है जी। इसका प्रभाव भारत में भी वैसे इतना देखने को तो नहीं आया जी क्योंकि भारत भी एक बड़ा प्रोड्यूसर है वीट का। सर, भंडारण टेक्नोलॉजी में नित नए नवीकरण हो रहे हैं, तो ऐसे में एफसीआई उसको कैसे अडॉप्ट कर रहा है? भंडारण के लिए हम लोग जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है जिसको साइलो कहा जाता है जी उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये साइलो एक पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें किसान अगर ट्रॉली लेकर आता है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम से ही उसके गेहूं की जांच हो जाती है। उसके बाद वो ट्रॉली अनलोड होकर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से खाद्यान्न साफ होकर साइलो में स्टोर हो जाता है और उसके बाद जब उसको हमको भेजना होता है कहीं जी तो वो भी रेक में ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से ही रेक में लोड हो जाता है। ठीक है सर। इससे आर्थिक रूप से भी जैसे गनी बैग की कॉस्ट सेविंग होती है और दूसरी भी सेविंग होती है और काम भी जल्दी हो जाता है, ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम होता है जी इसके अलावा जो साइलो सिस्टम होता है उसमें गेहूं की क्वालिटी लंबे समय तक मेंटेन की जा सकती है। ठीक है सर। सर, ऐसा देखने में आता है कि गेहूं की मात्रा में कुछ प्रतिशत होता है कि मॉइस्चर होना चाहिए, तो अगर मॉइस्चर किसी तरह से उसमें ज़्यादा हो जाए तो आप उसको कैसे सेपरेट करते हैं? खरीद के समय ही जो हमारा स्टाफ मंडी में होता है जी वो मॉइस्चर को मॉइस्चर मीटर के माध्यम से चेक करता है। ठीक है सर। जैसे कि गेहूं में 12% मॉइस्चर हम लेते हैं और धान में 17%। ठीक है सर। तो मैं आग्रह करूंगा किसान भाइयों से कि वो जब भी मंडी में गेहूं लेकर आते हैं या धान लेकर आते हैं तो उसको सुखा कर लेके आएँ ताकि ज़्यादा नमी होने के कारण उनका गेहूं या धान वहाँ रिजेक्ट ना हो और उनको कोई समस्या ना हो, जल्दी उनकी खरीद होकर और उनके जो उपज का मूल्य है उनके अकाउंट में पहुँच जाए। ठीक है सर। जैसे सरकार जो है आजकल ट्रांसपेरेंसी और कार्यकुशलता के बारे में बात कर रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत आजकल बहुत बड़ा हब बन चुका है, तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी और कार्यकुशलता लाने के लिए एफसीआई क्या कर रही है, कैसे उसको यूज़ कर रही है? भारत सरकार का इस विषय में काफ़ी पहल की गई है कि सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाई जाए और भारतीय खाद्य निगम भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। हमने कई नए सॉफ्टवेयर लागू किए हैं जैसे कि डिपो ऑनलाइन सिस्टम जिसमें डिपो की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ट्रक अगर वेबरेज पे आता है वो उसका वेट भी रियल टाइम बेसिस पर कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है जी इसके अलावा खरीद के लिए किसानों को की खरीद सुचारू करने के लिए ई खरीद के माध्यम से ही सारी खरीद हो रही है। मंडी में जो भी उनकी खरीद होती है ई खरीद में एंट्री कर दी जाती है। उसके बाद जब वो गोडाउन में स्टॉक पहुंच जाता है 24 घंटे के अंदर हमारा मैंडेट है कि किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाए। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी मदद मिली है। ठीक है सर। सर, भारत में गरीबों की खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है पीडीएस यानी कि सार्वजनिक आवंटन प्रणाली, जिसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ नागरिकों को अन्न प्रदान किया जाता है। तो एफसीआई किस प्रकार पीडीएस प्रणाली के साथ सामंजस्य बिठा रही है? पीडीएस प्रणाली जो जब से ये 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ है, एनएफएसए एक्ट बोलते हैं इसको, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पूरे देश में करीब 611 लाख मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके
की आपूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडारण है और हम लोग हरियाणा में करीब 6.5 लाख मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इसको तो हम पूरा करते ही करते हैं। बाकी पूरे देश की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए रेल से और रोड के माध्यम से हम लोग स्टॉक भेजते रहते हैं। ठीक है सर। लगभग 9 लाख मीट्रिक टन प्रति माह हम लोग भेजते हैं। तो सर ऐसा भी होता है कि भारतीय खाद्य निगम जनरली रेलवे स्टेशन के पास ही होते हैं, ताकि जो तंत्र है जिसके द्वारा जो रेलवे के द्वारा जो है ये भंडार है वो दूर दराज भी पहुंचाया जा सके। हाँ, देश के सभी क्षेत्रों में भेजने के लिए रेक के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन हमारे गोडाउन, क्योंकि हमको किसानों की सुविधा का भी ध्यान रखना है और मंडियों का भी ध्यान रखना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेल हेड के पास ही हो। बाकी 10, 15, 20 किलोमीटर भी होते हैं तो हम उन गोडाउन में भी भंडारण करते हैं। सर जैसा कि हमें सबको पता है कि भारतीय खाद्य निगम एक बहुत बड़ा तंत्र है और ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत मात्रा में जो है एक सामान भिजवाता है, तो लॉजिस्टिक का एफसीआई कैसे मैनेज करता है? जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा और पंजाब जो है वो सरप्लस स्टेट हैं जी। यहाँ की जनता की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो स्टेट हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या साउथ के हैं, हाँ जी। वो डेफिसिट स्टेट है, वहाँ खाद्यान्न की रिक्वायरमेंट को हमें यहाँ से भेजना पड़ता है जी। इसके लिए मुख्य रूप से हम रेलवे के माध्यम से भेजते हैं। लेकिन जो हरियाणा के आसपास के राज्य हैं, जैसे कि दिल्ली हुआ, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ हमको रोड के माध्यम से सस्ता भी पड़ता है और आसान भी रहता है, तो यहाँ हम रोड के माध्यम से भेजते हैं। ठीक है सर। हरियाणा से करीब 3 लाख मीट्रिक टन हम लोग सड़क मार्ग से भेजते हैं और 7 लाख मीट्रिक टन रेक से औसतन प्रतिमाह भेजते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, एक ये होता है कि पुराना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है गोडाउन्स में और इधर से नई फसल आ गई है, तो ऐसे में हम ये कैसे एफसीआई कैसे सुनिश्चित करता है कि पुराना स्टॉक जो है वो और पुराना ना हो और उसे कैसे पहले निकाला जाए? इसके लिए हमारे पास 2 तरीके की नीतियाँ होती हैं। एक तो हमारी पॉलिसी यह रहती है जिसको फीफो बोलते हैं। ठीक है सर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या प्रथम आगत प्रथम निर्गत। तो जो स्टॉक पहले होता है फीफो प्रिंसिपल पर हम उसको पहले निकालते हैं। ठीक है सर। दूसरा हम लोग ये प्लानिंग करते हैं कि अगर हमारी फसल जैसे कि अब आने वाली है गेहूं की, उसमें हमारा 85 लाख मीट्रिक टन का टारगेट है जी, तो हम लोग ये प्लान करके चलते हैं कि हमारे पास कितने गोडाउन उपलब्ध हैं और प्रतिमाह हम लोगों को कितना स्टॉक बाहर दूसरे राज्यों में भेज देना चाहिए ताकि आने वाली फसल के लिए हमारे पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। जी। इसको हमने ठीक से प्लान किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 93 लाख मीट्रिक टन कवर्ड गोडाउन है जी। उसमें से अभी 22 लाख मीट्रिक टन ही हमारे पास स्टॉक है, तो लगभग 70 लाख खाली है। ठीक है। और अगले 1 महीने में हम थोड़ा और खाली कर लेंगे तो 80-85 लाख जो गेहूँ आने वाला है वो आसानी से उसमें समायोजित हो जाएगा। ठीक है सर, भारतीय खाद्य निगम की फ्यूचर परियोजनाएं क्या क्या हैं? भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की नीतियों के अनुसार ही चलता है, इसलिए यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग एक तो ऑटोमेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जिसमें हम लोग साइलो बना रहे हैं। हरियाणा के अंदर 9.5 लाख मीट्रिक टन के साइलो बनाने थे जिसमें से 4.5 लाख मीट्रिक टन अभी बन चुके हैं। 3 लाख का हमने आदेश जारी कर दिए हैं, वो भी शीघ्र बन जाएंगे। और उसके अलावा हब एंड स्पोक मॉडल में 11 लाख मीट्रिक टन का और टारगेट है जी। तो धीरे धीरे हम लोग भारतीय खाद्य निगम पूरी तरह मैकेनाइज, ऑटोमेटिक और साइंटिफिक स्टोरेज की तरफ जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा हम लोग अपनी कार्यप्रणाली में भी सुधार कर रहे हैं। हमने ई ऑफिस लागू किया है, ऑफिस में फाइलों का संचलन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, पेपरलेस ऑफिस हो गया है। ठीक है। और गोदामों में भी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए
अनेक सॉफ्टवेयर लागू किए हैं, डिपो ऑनलाइन सिस्टम, और पेमेंट के लिए फैब सिस्टम लागू किया है। तो हम लोग आधुनिकीकरण की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है सर, तो आप हमारे किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों को यही संदेश है कि भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं उसको लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम कटिबद्ध है। आपको जो भी आपकी उपज है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी भारत सरकार निर्धारित करती है, भारतीय खाद्य निगम इस चीज़ की गारंटी देता है कि 48 घंटे के अंदर आपके खाते में उस खाद्यान्न का मूल्य पहुंचा दिया जाएगा। उसके अलावा मंडियों में या साइलो, जिसको हम मंडी प्रांगण डिक्लेयर कर देते हैं, वहाँ भी पूरी व्यवस्था हम लोग करके रखते हैं कि आप लोगों को किसी तरीके की समस्या ना हो। मेरा निवेदन किसान भाइयों से यही है कि जब मंडी में खाद्यान्न लेके आते हैं तो उसको अच्छी तरह साफ़ करके और सुखा के लाएं ताकि जल्दी से जल्दी खरीद हो जाए। तो दोस्तों, घर घर अनाज, खुशहाली और विकास के मोटो पर भारतीय खाद्य निगम अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आज सर आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।